हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं पैथोजेनेसिस, जो कि हमने लिया है पैथोफिजियोलॉजी से। इससे हमने जो पहले इसमें कवर कर चुके हैं इसका इंट्रो और सेल इंजरी के बारे में। आज हम उसी में आगे पढ़ने वाले हैं पैथोजेनेसिस, जो कि आज हम इसमें सिर्फ पढ़ेंगे रिवर्सिबल सेल इंजरी के बारे में। इसके आगे एक और है इरिवर्सिबल सेल इंजरी, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में कभी कवर करेंगे, ठीक है। तो हम पहले इसमें देख लेते हैं व्हाट इज पैथोजेनेसिस क्या होता है। हमने कल जैसे जाना था इससे पिछले वाले लेक्चर में, पैथोजेनेसिस क्या होता है, किसी भी डिजीज़ का मतलब कि मोड ऑफ मैनर, मतलब कि किस वे से वो जो डिजीज़ है उसका मोड क्या है, उसका मैनर क्या है, मतलब किस वे से वो डिजीज़ स्टार्ट हुई है और कहाँ ख़त्म हुई है, वो सारा और किसकी वजह से हुई है, सारे कॉजेज़ वगैरह हम पैथोजेनेसिस में जानते हैं, ठीक है। तो अब हम इसमें स्टार्ट करते हैं। सेल इंजरी हमने पढ़ा था। सेल इंजरी क्या होता है? इंजरी टू नॉर्मल सेल्स बाय वेरियस कॉजेज। किसी भी नॉर्मल सेल का बहुत सारे वेरियस कॉजेज, जो हमने उस दिन कॉजेज जाने थे उसमें, जैसे कि कुछ भी हो सकता है, मैकेनिकल स्ट्रेस हो सकता है हमारा, कुछ भी हो सकता है। कॉजेज यानी कि स्ट्रेस, यहाँ पे उसको मेंशन किया गया है, ठीक है। इंजरी टू द नॉर्मल सेल बाय वेरियस कॉजेज और स्ट्रेसेस, ठीक है। अब नॉर्मल सेल भी दो तरह की सेल इंजरी होती हैं। एक होती है, हमने देखा था पहले, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। हम जानते हैं रिवर्सिबल सेल इंजरी वो होती है जो कि रिवर्स दोबारा से उसी कंडीशन, मतलब नॉर्मल स्टेट में आ जाए, अपने को कैसे भी हील करके या फिर कुछ भी तरीके से कोई भी ऐसा मोड ऑफ एक्शन अपना के कि वो ठीक होके क्या नॉर्मल सेल में कन्वर्ट हो जाए, उसे को कहते हैं हम रिवर्सिबल सेल इंजरी। और इरिवर्सिबल होती है जो कि अपने को क्या हो, अपने को नॉर्मल कंडीशन में न लेके आ पाए, ठीक है, उसे कहते हैं हम इरिवर्सिबल सेल इंजरी। अब हम इसमें पढ़ते हैं प्रिंसिपल्स, कुछ हैं इसके प्रिंसिपल्स पैथोजेनेसिस में। प्रिंसिपल्स दैट अप्लाई ऑन पैथोजेनेसिस ऑफ मोस्ट फॉर्म ऑफ सेल इंजरी। कुछ प्रिंसिपल्स हैं पैथोजेनेसिस में जो कि कहाँ अप्लाई होते हैं, सेल इंजरी में अप्लाई होते हैं। जैसे कि क्या क्या, जो वन है, फर्स्ट है वो है टाइप, ड्यूरेशन एंड सीवियरिटी ऑफ इंजीरियस एजेंट। मतलब कि जो भी चीज़ हुई है, मतलब जो भी एजेंट है, स्ट्रेस है, उसका टाइप क्या है, किस तरीके का है, ड्यूरेशन, उसका कितना ड्यूरेशन है, टाइम पीरियड कितना उसका, एंड सीवियरिटी कितना, मतलब उसका कितना सीवियर है, वो सब, ठीक है। तो इसमें जैसे एग्जांपल, स्मॉल डोज ऑफ टॉक्सिन और शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ इस्कीमिया, ये क्या है, रिवर्सिबल सेल इंजरी कॉज कर सकता है। मतलब कि अगर छोटा डोज है, मतलब कम डोज है किसी भी टॉक्सिन्स का, या किसका शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ इस्कीमिया मतलब हम यहाँ पढ़ेंगे आगे जाके क्या होता है, ये इंटरप्शन ऑफ ब्लड सप्लाई होता है। मतलब कि ब्लड सप्लाई में किसी तरीके का इंटरप्शन या फिर लो ब्लड सप्लाई, ठीक है। तो अगर स्मॉल डोज ऑफ टॉक्सिन्स और शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ इस्कीमिया, ये क्या करता है, ये करता है रिवर्सिबल सेल इंजरी। इससे दोबारा से वापस वो नॉर्मल सेल में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन अगर लार्ज डोज हो जाए किसी टॉक्सिन का और परसिस्टेंट ड्यूरेशन काफ़ी लंबे समय तक रहे, तो ऑफ इस्कीमिया इरिवर्सिबल सेल इंजरी हो सकती है इससे। मतलब कि सेल जो होगा, जो सेल इंजरी हुई होगी वो इरिवर्सिबल होगी, मतलब दोबारा से उसमें जो सेल होगा वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में नहीं आ पाएगा। अब सेकंड क्या है इसका प्रिंसिपल, टाइप, स्टेटस एंड अडेप्टेबिलिटी ऑफ टारगेट सेल। जो भी टारगेट सेल है, जिसने जो भी सेल टारगेट हुआ है उस स्ट्रेस से, तो उसका टाइप कैसा है, उसका स्टेटस कैसा है, उसका अडेप्टेबिलिटी कैसी है, मतलब सेल उसको अडेप्ट कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है। जैसे कि स्केलेटल मसल्स कैन विदस्टैंड विद हाइपोक्सिया कंडीशन फॉर लॉन्ग टाइम। हाइपोक्सिया होता है ऑक्सीजन की कमी, लेक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। स्केलेटल मसल्स कैन विदस्टैंड विद हाइपोक्सिया कंडीशन फॉर लॉन्ग टाइम। अगर स्केलेटल मसल्स के पास में क्या हो कि कुछ देर तक क्या, अगर हाइपोक्सिया कंडीशन हो जाती है, अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो उस कंडीशन में स्केलेटल मसल्स क्या कर सकती हैं, विदस्टैंड कर सकती हैं, मतलब रह सकती हैं। लेकिन अगर ऐसा कार्डिक मसल्स के साथ में हो जाए, अगर कार्डिक मसल्स को कुछ टाइम तक या थोड़े टाइम तक भी क्या ना मिले, ऑक्सीजन सप्लाई ना मिले, तो क्या होगा, वो कर देंगी हमारे को इरिवर्सिबल सेल इंजरी, मतलब कि सेल की डेथ हो जाएगी, ठीक है, परमानेंट सेल डेथ हो जाएगी, ठीक है। थर्ड है हमारा अंडरलाइंग इंट्रासेलुलर फिनोमेना। जो भी इंट्रासेलुलर, जो सेल के अंदर फिनोमेना हो रहे हैं
उसके बेस पे इसका प्रिंसिपल है माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज कॉजेज एटीपी डिप्लीशन। अगर माइटोकॉन्ड्रिया में किसी भी तरह का डिप्लीशन होता है, किसी तरह कमी आती है, तो क्या होगा, वो एटीपी डिप्लीशन कॉज करेगा, एटीपी की कमी कर देगा, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया में ही एटीपी का जनरेशन होता है। ठीक है, फोर्थ वन है मार्फोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज, मतलब कि इसमें क्या होगा, मार्फोलॉजिकल में आउटर सिम्टम्स आर विजिबल अर्लियर देन इंटरनल। जो आउटर सिम्टम्स होते हैं किसी भी स्ट्रेस के थ्रू अगर कोई भी सिम्टम्स होते हैं तो आउटर वो हमें ज़्यादा जल्दी से विजिबल हो जाएंगे इन कंपैरिजन टू इंटरनल, उनको थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, अब इसमें 2 पॉइंट हैं जो कि हमें समझने हैं। इश्केमिया इन इंटरप्शन ऑफ ब्लड सप्लाई, इसमें क्या होता है, ब्लड सप्लाई में इंटरप्शन हो जाता है, किसी तरह की कमी आ जाती है। एंड हाइपोक्सिया क्या होता है, इम्पेयर्ड O2 सप्लाई टू टिश्यूज़। इसमें हाइपोक्सिया में होता है कि जो O2 की जो सप्लाई है, मतलब ऑक्सीजन सप्लाई में क्या होता है, इम्पेयर हो जाता है, कमी आ जाती है। ठीक है, टू द टिश्यूज़ आर मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ सेल इंजरी। ये 2 फॉर्म होती हैं किसके लिए, सेल इंजरी के लिए। तो हम आज इन्हीं के बेसिस पे ही हम क्या सेल इंजरी के पैथोजेनेसिस को आज हम स्टडी करने वाले हैं यहाँ पे। तो हमने यहाँ पहला हमने लिया है, यहाँ था रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। आज हम सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल को ही देखेंगे, स्टडी करेंगे। तो ये रहा रिवर्सिबल सेल इंजरी। ये क्या कहता है, ड्यू टू शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ इस्केमिया एंड हाइपोक्सिया। किसकी वजह से, शॉर्ट ड्यूरेशन, किस किस की, हाइपोक्सिया की और इस्केमिया की। इसमें क्या होगा कि अगर ये शॉर्ट ड्यूरेशन तक रहते हैं दोनों के दोनों, ब्लड सप्लाई भी कम और ऑक्सीजन सप्लाई भी टिश्यूज़ को अगर कम है, मतलब छोटे समय के लिए है, तो क्या होगा, वो रिवर्सिबल, वो कुछ देर में कैसे भी हील करके क्या हो जाएगा, वो दोबारा से नॉर्मल सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ये कंडीशन मतलब ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक रहती है तो क्या हो जाएगा, फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन ना हो के लॉन्ग टाइम तक रहती है, तो इट में रिजल्ट इनटू अ इरिवर्सिबल सेल इंजरी। तो रिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या क्या होता है, कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम कवर करते हैं। फर्स्ट है डिक्रीज सप्लाई ऑफ O2 डिक्रीजेज सेल्स एरोबिक रेस्पिरेशन बाय माइटोकॉन्ड्रियल ड्यू टू डिक्रीज इन एटीपी जनरेशन। जैसा कि हम जानते हैं कि सेल्स जो होते हैं उनको सर्वाइव करने के लिए O2 बहुत ज़्यादा रिक्वायर होता है। तो क्या होगा, अगर उसके लेवल में कमी आ जाएगी, डिक्रीज सप्लाई ऑफ O2, अगर O2 का लेवल डिक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, डिक्रीजेज सेल्स एरोबिक रेस्पिरेशन। जो भी जैसे O2 का जो लेवल अगर डिक्रीज होगा तो जो O2 से चलने वाले सारे सेल्स थे उनमें भी दिक्कत आ जाएगी। जैसे कि वन ऑफ द मोस्ट माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, वो एटीपी जनरेट करता है किसके प्रेजेंस में, O2 के प्रेजेंस में, एरोबिकली करता है। तो डिक्रीज सेल्स एरोबिक रेस्पिरेशन बाय माइटोकॉन्ड्रिया ड्यू टू डिक्रीज एटीपी जनरेशन। तो ऑब्वियसली बात है, अगर O2 कम हुआ तो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन भी कम हो जाएगा, जिससे कि क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है वो एटीपी को जनरेट करता है और इससे अल्टीमेटली एटीपी का जो जनरेशन होगा वो भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है डिक्रीज ग्लाइकोजन लेवल रिजल्ट्स इन इंक्रीज एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। और फिर क्या होगा, अगर ग्लाइकोजन लेवल डिक्रीज होता है, अगर ग्लाइकोजन का लेवल डिक्रीज होगा तो क्या होगा, रिजल्ट्स इन इंक्रीज एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। तो क्या होगा, लैक्टिक एसिड बढ़ने लगेगा, थस डिक्रीजेज इंट्रासेलुलर पीएच कॉजेज क्लम्पिंग ऑफ क्रोमेटिन। जैसे जैसे ही ग्लाइकोजन का लेवल डिक्रीज होगा तो जो लैक्टिक एसिड है उसका जमना इंक्रीज हो जाएगा और उससे क्या होगा, जो इंट्रासेलुलर पीएच है वो क्या होगा, वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा और वो क्या कर देगा, वो क्लम्पिंग ऑफ क्रोमेटिन। क्रोमेटिन होता है वो हमारे न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसमें क्या करेगा, वो क्लम्पिंग मतलब एक तरह गुच्छे टाइप के बना देगा, एक पूरा एकदम क्रोमेटिन जैसे रहना चाहिए उसको नहीं, गुच्छे टाइप के बना देगा, क्लम्पिंग ऑफ क्रोमेटिन कर देगा। थर्ड है हमारा डिक्रीज एटीपी कॉजेज फेलियर ऑफ Na पोटेशियम पंप लीड्स टू Na in and K out results in cells swell up। इसका मतलब ये है, अगर ATP का जनरेशन कम होगा, जैसे हमने यहाँ फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा, ATP का जनरेशन कम होगा तो उससे क्या होगा, सोडियम पोटेशियम पंप हैं,
सोडियम पोटेशियम पंप जो हमारे प्रेजेंट होते हैं वो हमारे यहाँ प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। और यहीं पे क्या प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम। यहीं पे हमारे कैल्शियम पंप होते हैं और सोडियम पोटेशियम पंप भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि ये जो आयंस हैं इनको बाहर और अंदर, सेल के बाहर और अंदर ले जाने का काम करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि डिक्रीज एटीपी कॉजेज फेलियर ऑफ Na, पोटेशियम पंप लीड्स टू Na इन एंड आउट, K आउट रिजल्ट्स इन सेल स्वेलअप। मतलब क्या होगा, अगर एटीपी का लेवल डिक्रीज हो गया, फेल हो गया सोडियम एंड पोटेशियम पंप, तो क्या होगा, ये अपना जो इनका फंक्शन है, इनका फंक्शन क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप का फंक्शन ये होता है कि ये क्या करता है, ये सोडियम को बाहर लेके आता है ये पंप, और पोटेशियम को अंदर लेके जाता है। इसका फंक्शन होता है कि सोडियम को बाहर लेके आएगा और पोटेशियम को अंदर लेके जाएगा। लेकिन ये क्या होगा, अगर इसने अपना काम करना ये बंद कर दिया, सोडियम को बाहर ले जाना बंद कर दिया और पोटेशियम को अंदर लाना बंद कर दिया, तो क्या होगा, ऑब्वियसली बात है सोडियम यहीं रह जाएगा। मतलब सोडियम क्या होगा, सोडियम अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा, बाहर जाएगा ही नहीं, और फिर क्या होगा कि वो अंदर ही सेल के अंदर जमा होना स्टार्ट हो जाएगा, और फिर क्या होगा, उससे सेल स्वेलअप हो जाएगा, मतलब सेल जो होगा वो फूल जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, इफ हाइपोक्सिया कंटिन्यू, अगर ऑक्सीजन का लेवल कंटिन्यू रहता है, इफ हाइपोक्सिया कंटिन्यू इंट्रासेलुलर प्रोटीन सिंथेसिस डिक्रीजेस ड्यू टू डैमेज टू राइबोसोम, अगर लगातार इसी तरीके से अगर हाइपोक्सिया कंडीशन बनी रहती है, अगर सेल में ऑक्सीजन लेवल की कमी बनी रहती है, तो क्या होगा, जो इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स हैं वो क्या होंगी, वो कम होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो उससे क्या होगा, ड्यू टू डैमेज ऑफ राइबोसोम्स, ये जो ये हमारे यहाँ राइबोसोम्स हैं, ठीक है, ये जो रेड हैं ये हमारे राइबोसोम हैं। जो राइबोसोम का काम होता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। अब यही अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब अगर यही राइबोसोम ही डैमेज हो गए तो क्या होगा, फिर प्रोटीन बनना ही बंद हो जाएगी। तो उससे क्या होगा कि जो अगर हाइपोक्सिया कंडीशन जो है वो कंटिन्यू बनी रहती है तो प्रोटीन सिंथेसिस में भी क्या होगी, कमी आ जाएगी हमारे। अब ये हमने यहाँ सारे पॉइंट्स पढ़े, अब हमको थोड़े से जान लेते हैं 4 पॉइंट्स में क्या क्या पढ़ा हमने। इसमें जो फर्स्ट है इसका रिवर्सिबल सेल इंजरी का जो क्या बोलता है, डैमेज टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, डैमेज टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो ये आउटर है, ये जो मेम्ब्रेन है, हम इसी को कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये क्या होगी, डैमेज हो जाएगी। डैमेज हो जाएगी कैसे, फेलियर ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप। हमने पहले भी मैंने बताया आपको कि यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप होगा, उसका फेलियर हो जाएगा, वो फेल हो जाएगी। तो क्या होगा, सोडियम को जाना चाहिए था बाहर सेल के, लेकिन क्या होगा, सोडियम एक्यूमुलेट इनसाइड द सेल, सोडियम में बाहर नहीं जाएगा क्योंकि वहाँ पे अब जो पंप है वो फेल हो चुकी है, काम था ले जाना उसको बाहर, लेकिन अब सोडियम अंदर ही जमा होता रहेगा, एक्यूमुलेट होता रहेगा, जमा होता रहेगा इनसाइड द सेल, और वो क्या कर देगा, रिजल्ट्स सेल्स स्वेलअप, जो ये सेल है इसको पूरा फुला देगा, स्वेल कर देगा, ठीक है। अब सेकंड है फेलियर ऑफ कैल्शियम पंप। अब कैल्शियम का भी यही काम था, कैल्शियम का काम था बाहर जाना, सेल से बाहर जाना था कैल्शियम का काम, लेकिन कैल्शियम पंप का काम था कि कैल्शियम को बाहर निकालना सेल से, लेकिन अगर वही पंप, कैल्शियम पंप जो है वही अगर अपना फंक्शन करना बंद कर देगी तो कैल्शियम जो बाहर आना चाहिए वो नहीं आएगा और सेल के अंदर ही बना रहेगा, जिससे क्या होगा, वो कैल्शियम एक्यूमुलेट इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये, जो कि एटीपी प्रोड्यूस करता है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, कैल्शियम वहां जमा होना स्टार्ट हो जाएगा, कैल्शियम एक्यूमुलेट इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, इट स्वेल्स अप, और फिर क्या हो जाएगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया में कैल्शियम जमा होता जाएगा और क्या हो जाएगा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया वो स्वेलअप हो जाएगा, मतलब वो भी फूल जाएगा। अब सेकंड है रिड्यूस एटीपी प्रोडक्शन। अब एटीपी का जो प्रोडक्शन है वो कैसे कम हो जाएगा, एटीपी एरोबिकली
हम जानते हैं एरोबिकली जो एटीपी का प्रोडक्शन है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एटीपी का जनरेशन करता है इन प्रेजेंस ऑफ O2, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। लेकिन हमें पता है कि यहाँ पे हाइपोक्सिया हो गया है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, एरोबिकली माइटोकॉन्ड्रिया अपना जो एटीपी का फॉर्मेशन है वो कम कर देगा, वो बंद कर देगा। तो क्या होगा, रिड्यूस एटीपी प्रोडक्शन, एटीपी वहाँ नहीं बन पाएगा। सेकेंड है अनएरोबिकली। अनएरोबिकली मतलब इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में होता है यहाँ पे, यहाँ साइटोप्लाज्म में चलती है ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस थ्रू क्या होता है, अनएरोबिकली एटीपी का प्रोडक्शन होता है। अब यहाँ पे भी क्या होगा, साइटोप्लाज्म ग्लाइकोलाइसिस टेक्स प्लेस। अब यहाँ पे भी क्या होगा कि एटीपी का प्रोडक्शन कम होता चला जाएगा, क्योंकि अब हाइपोक्सिया यहाँ सेल में है इसलिए। थर्ड है न्यूक्लियर क्लम्पिंग। इसमें क्या होगा, लैक्टिक एसिडोसिस हो जाएगा। अनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस से क्या होगा, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा, और लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होने से क्या हो जाएगा, क्रोमैटिन होगा, वो क्लम्प बन जाएगा। जो ये है न्यूक्लियस के पास में होता है क्रोमैटिन। ये है जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, यही क्या है हमारे, ये है हमारे क्रोमैटिन। अब ये जो क्रोमैटिन है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये ऐसे हैं अभी, और क्लम्प बन के ये सारे ऐसे हो जाएंगे। ये ऐसे रहते हैं, ये क्लम्प बन के ऐसे हो जाएंगे, इनका गुच्छा सा बन जाएगा, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, क्रोमैटिन क्लम्पिंग हो जाएगी। फिर है फोर्थ वन है रिड्यूस प्रोटीन सिंथेसिस। हमने इसे देखा था कि क्या होगा, अगर हाइपोक्सिया कंडीशन कंटिन्यू रहती है तो क्या होगा, राइबोसोम होंगे वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे। और राइबोसोम का फंक्शन होता है कि वो किस में हेल्प करता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन में हेल्प करता है। अब जब राइबोसोम ही नहीं रहेंगे तो फिर प्रोटीन कौन बनाएगा, तो क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली रिड्यूस प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का जो बनना है वो कम हो जाएगा। हमने आज इसमें पढ़ा रिवर्सिबल सेल इंजरी। ये सिर्फ तब तक था जब तक कि हाइपोक्सिया कंडीशन जो है वो कुछ टाइम की रहती है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम की रहती है। इसमें क्या है कि अगर ये किसी तरीके से अपने आप को सेल हील करके कुछ भी करके नॉर्मल कंडीशन में ला सकता है, रिवर्सिबल हो सकता है। लेकिन अगर यही हाइपोक्सिया कंडीशन बहुत लंबे समय तक रहती है, बहुत लंबे टाइम तक रहती है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा इरिवर्सिबल सेल इंजरी में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, विच इज़ एनजी फार्मा स्टडीज़।